Bismillahirrahmanirrahim. Can you hear me? मावरा खालिद, बेटा यस आवाज आ रही सर। है? स्क्रीन नजर आ रही है बेटा? यस सर। यस सर। क्या लिखा आ रहा है उस पे? एक्सरे स्टेनोग्राफी। ओके, थैंक यू सो मच. Bismillahirrahmanirrahim. So today we will discuss about X-ray crystallography, and this is not a big technique. This is not a big topic in our course as it is an experimental course, but we will just touch it for our understanding because this specific technique leads to many techniques. जी बेटा, मावरा खालिद. सर एक्चुअली आपसे पूछना था कि ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स 6 सेमेस्टर मॉर्निंग की क्लास है। सर आपने ना हमारे ग्रुप में 4 लिंक्स सेंड किए थे जी मीटिंग के बेटा, लिए, जी. तो स्टूडेंट्स ने 745 वाले लिंक पे क्लिक किया, तो उस टाइम जो उन्होंने क्लिक किया आप 38 में आई थिंक स्लाइड पढ़ा रहे थे, तो सब परेशान हो गए कि पता नहीं है वो कौन सी क्लास है, नहीं उन्होंने बेटा, कौन सी वो क्लास ज्वाइन की है। आपसे पहले क्लास हो रही थी बायोइन्फॉर्मेटिक्स 3 की, तो उसमें नहीं आपने, उनको भी वैसे तो उनके कोर्स में भी यही टॉपिक थे, उन्होंने यही वाले डिस्कस किए हैं. आप यूट्यूब से देख सकते हैं इनको, कोई ऐसी बात नहीं. तो आपकी यही वाली क्लास है अभी, ठीक है? ये वाली क्लास है हाँ जी, जी आपकी सर। ये क्लास है, पहले वाली नहीं थी. अगर किसी ने पहले भी ज्वाइन कर ली तो कोई ऐसी बात नहीं, यही चीजें हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है? ओके ओके सर, थैंक यू। कंटिन्यू करें. ओके सर। थैंक जी यू, सर। थैंक यू. सो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी पे आज बात करेंगे थोड़ी सी हम. एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी क्या है? आप में से मैथमेटिक्स किसने पढ़ा हुआ है? किसको किसको मैथ आता है? जी, मनीजा मकसूद ब्रदर, ओपन करें जरा. जी सर। बेटा एक्सरे क्रिस्टल, ओ सॉरी, मैथमेटिक्स किया आपने? जी सर, पिछले 5 सेमेस्टर किया था। क्या होता है मैथमेटिक्स में? अगर आपको कोई अननोन चीज दे दी जाती है तो कैसे सपोज करते हैं उसको? सर उसको एक्स से सपोज करते हैं एक्स से और उससे सपोज रिलेटिव करते हैं. चीजें एक्स से नहीं, मतलब किसी भी वेरिएबल से जो है वो हाँ सपोज जी, करते हैं तो और ये भी. उससे रिलेटिव जी चीजों बेटा, जी जी. से जो फाइंड करते हैं वैल्यू। थैंक यू जी सो मच. उसको एक्स से जो हम सपोज किया जाता है. तो इसमें भी इसी तरह ही है. जिसने ये रेज को डिस्कवर किया था उसे नहीं पता था ये रेज कौन सी है, तो वो एक फिजिसिस्ट था, और फिजिसिस्ट आमतौर पर मैथमेटिशियंस भी होते हैं. प्लीज म्यूट योर माइक. सो दे जस्ट सपोज इट लाइक एन एक्स रे, ऐसी रे जिसके बारे में उसे नहीं पता, एक अननोन रे. तो वहीं से ये नाम पड़ गया एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी. एक्सरे, और ये जब एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी अप्रोच आई, टेक्निक आई, तो उन्होंने उसका नाम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी ही रहने दिया. 1895 में एक रिसर्चर था, फिजिसिस्ट था, जिसने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, ये एक्सरे वेव्स जो हैं इसको डिस्कवर किया था. ये अगर जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि एक्सरे जो कहाँ से निकलती हैं, एक्सरे वेव्स कौन सी हैं, आपको एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की समझ नहीं आएगी. तो हम थोड़ा सा इसको एक्सरे को देखेंगे पहले, इस वेव्स को, इनकी वेवलेंथ को, ये कैसी होती हैं, और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे. और 1901 में इस बंदे को जिसने ये रेज डिस्कवर की थी, इसको नोबेल प्राइज भी मिला था. Bismillahirrahmanirrahim. X-ray was discovered in 1895 by a German physicist कोनार्ड कॉनरेड. और इसने इसका नाम, क्योंकि इसे पता नहीं था इन वेव्स के बारे में, तो इसने इनका नाम एक्सरे रख दिया, और इसको नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में 1901 में. प्रॉपर्टीज एक्सरेज की ये हैं कि ये इनविजिबल होती हैं, हाईली पेनिट्रेटिंग होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है इनकी बहुत शॉर्टर वेवलेंथ में होती है, फ्रीक्वेंसी लेकिन इनकी जो है वो बहुत हाई होती है. और ये वेवलेंथ जो है ये 10 टू रेज पावर -8 मीटर टू 10 टू रेज पावर -11 मीटर तक होती है. और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 इंटू 10 टू रेज पावर 16 हर्ट्ज से 3 इंटू 10 टू रेज पावर 19 हर्ट्ज तक होती है. यहाँ पे अगर आपको कर्सर नजर आ रहा है तो यहाँ पे इस फिगर में मेंशन किया गया है कि एक्स रेज जो है वो ये वाली इस जगह के ऊपर
लाए करती हैं। जैसे अगर इससे बढ़ जाएंगी तो गैमा रेज होंगी, कम हो जाएंगी तो अल्ट्रावायलेट रेज होंगी, इंफ्रारेड रेज होंगी। इंफ्रारेड तो आप मोबाइल्स में भी यूज करते रहे हैं, एक जमाने थे, आज से 5 साल 10 साल पहले इंफ्रारेड रेज यूज होती थी डाटा ट्रांसफर के लिए। तो इसी तरह ये डिफरेंट रेज की उसने वेवलेंथ बताई है। एक्स रेज जो है वो यहाँ पे लाई करती हैं हमारे पास। और एक्स रेज कैसे बनती हैं, ये तो आप लोगों को याद होगा, इलेक्ट्रॉन का पता होगा आपको, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। मैं थोड़ा सा इसको तेजी से समराइज करने की कोशिश करूंगा ताकि हम इन टाइम खत्म कर सकें। सीआर आ गया? अमन, अस्मा, ताज? यस सर। बेटा आप पिछली क्लास में भी थी? सर वो गलती से वहां आ गए थे। क्वेश्चन तो आप गलती से भी नहीं पूछ रहे थे, क्वेश्चन तो आप ऐसे पूछ रहे थे जैसे पूरा लेक्चर सुना है। सर नहीं नहीं, वो हमें लगा कि शायद हमारी क्लास हो रही है। अच्छा जी बेटा। मावरा खालिद, आपका क्वेश्चन है कोई? मावरा नो खालिद सर। बेटा आपका हाथ नो ऊपर सर। है, इसको नीचे कर लें, थैंक सॉरी यू। सॉरी सर। तो प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज कैसे होती हैं? आपको याद होगा कि एक आइटम होता है, आइटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर न्यूट्रल चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द काफी सारे ऑर्बिट्स होते हैं और हर ऑर्बिट में एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर के एल एम एन इस तरह बहुत सारे उनको नाम दिए गए हैं ऑर्बिट्स को। हर एक स्पेसिफिक ऑर्बिट के अंदर स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर लोअर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन अपर हायर ऑर्बिट में जाए तो वो एनवायरनमेंट से एनर्जी गेन करता है। जैसे कि अगर आप भी ऊपर सीढ़ी चढ़ना चाहें तो आपको एनर्जी बहुत ज्यादा यूटिलाइज करनी पड़ती है क्लाइंब करने के लिए। लेकिन अगर हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आए आपका इलेक्ट्रॉन तो वो एनर्जी रिलीज करता है, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, वो नीचे ऑर्बिट में आने के लिए उसको रिलीज करता है। जैसे कि अगर एक आदमी है वो काफी अमीर है, उसका बड़ा घर है, उसका जो मंथली खर्चा होगा वो ज्यादा होगा, जब वो छोटे घर में आएगा तो उसे बहुत सारा खर्चा छोड़ना पड़ेगा। सेम केस हेयर कि एनर्जी उसको रिलीज करनी पड़ेगी छोटे ऑर्बिट में आने के लिए। तो एक्सरेज जो हैं वो आमतौर पे विजिबल होती हैं फोटॉन्स की शक्ल में, और फोटॉन्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के जरिए। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं? आइटम्स के अंदर। तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ड्रॉप्स टू ए लोअर ऑर्बिट इट नीड्स टू रिलीज सम एनर्जी, इट रिलीजेस द एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। The energy level of the photon depends on how far the electron dropped between the orbits. यहाँ पे हमारे पास एक एक्सरे ट्यूब दिखाई गई है। एक्सरे ट्यूब ऐसी ट्यूब जिसमें एक्सरेज जो हैं वो जनरेट की जाती हैं। कैसे जनरेट की जाती हैं? लेफ्ट साइड के ऊपर एनोड है, ये दो एनोड और कैथोड, ये आपको पता होगा, टू रॉड्स होते हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जब इसके अंदर कोई ऐसा मटेरियल रख दिया जाए जो कि काफी ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट का हो, प्लीज म्यूट योर माइक बेटा, किसका माइक है ये? आसिफा इफ्तिखार, रहम करें बेटा हम पे। एक्सरे ट्यूब है, इस ट्यूब के लेफ्ट साइड के ऊपर एनोड होगा और राइट साइड के ऊपर कैथोड होगा, जिसमें एक वायर लगा दी जाएगी कोई ना कोई ऐसे मेटल की जो कि हाई मेल्टिंग पॉइंट रखता होगा। अस्मा ताज, अनम्यूट योर माइक। यस सर। बेटा मैं उर्दू में लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, कोई इशू तो नहीं है? नो सर। क्योंकि पहले मैं इंग्लिश में डिलीवर करता हूँ तो अभी मुझे याद आया, अगर आप कहते हैं तो मैं इंग्लिश में डिलीवर कर देता हूँ। नहीं सर, उर्दू ठीक है। पक्की बात है? जी जी सर। चलें ठीक है, थैंक यू। सो ट्यूब के अंदर एक स्पेसिफिक ऐसा मेटल लगाई होती है जो कि हाई मेल्टिंग पॉइंट रखती है। जैसे कि आपके पास प्लेटेनियम है, टंगस्टन है, और कोई भी ऐसा हैवी मेटल जो जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई हो। अगर आपको याद हो तो एक बल्ब हुआ करते थे आज से 10-15 साल पहले, अब तो एनर्जी सेवर्स हैं, बल्ब हुआ करते थे, बल्ब जिसको कहा जाता है ना, वो जो बल्ब है उसके अंदर एक बहुत बारीक सी तार होती थी, वो टंगस्टन वायर होती है, इन एक्चुअल होती थी, जिसको अगर वो वायर टूट जाती थी तो कहा जाता था कि यार ये फ्यूज हो गया। वो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट जब उस वायर में से होती थी, और वो बहुत बारीक सी वायर होती थी, और उसमें से 100 वाट के करीब जो है वो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी जो है वो मूव करती थी, और वो इतनी जोर से चमकता था कि वो लाइट कर देता था सारी तरफ।
सेम अगर वो टंगस्टन वायर भी आप यहाँ पे यूज करें तो वो उसमें हाई वोल्टेज जब आप गुजारेंगे इलेक्ट्रोड्स में से तो आपके पास एक्सरेज प्रोड्यूस हो जाएंगी। ये एक्सरे ट्यूब है जो कि नीचे दिखाई हुई है। मोनोक्रोमेटिक एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सरेज। मोनोक्रोमेटिक, मोनो जैसे कि आपको पता चल रहा है सिंगल के लिए होता है, पोली जो है वो मोर के लिए होता है, क्रोमेटिक आपको पता है किस कलर्स के लिए होता है, लाइट के लिए जो है आपके पास। तो एक्सरेज जो है वो बम्बार्डमेंट ऑफ हैवी मेटल टारगेट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल 10⁴ तक होती है। जैसे कि आपको पता है अगर कोई भी मेटल अगर उसको हीट अप किया जाए तो अगर एक रॉड है लोहे का, उसके एक साइड से हीट आप दे रहे हैं तो वो दूसरी साइड तक पहुंच जाती है, वो ट्रांसफर होती है इलेक्ट्रॉन्स के जरिए, और इलेक्ट्रॉन्स कई दफा अपनी एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं। सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। और आप लोगों को किसको किसको अभी तक याद है डाइफ्रैक्शन का और रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट? कोई बताना चाहेगा? डाइफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट। अस्मा ताज। सर डाइफ्रैक्शन और डाइफ्रैक्शन सर मतलब बेटा मतलब नहीं, हमसा रिफ्लेक्शन एहसान सर रिफ्लेक्शन 16756 हमसा एहसान। सर होती है जब जो रेज होती हैं वो रिफ्लेक्ट होकर वापस चले जाती हैं एक मीडियम, लेकिन दे स्टेज इन वन मीडियम। ये डिफ्रैक्शन, आप डाइफ्रैक्शन बताइए कि रिफ्लेक्शन बताइए? सॉरी, आपने अभी रिफ्लेक्शन, अच्छा रिफ्लेक्शन, एंड व्हाट अबाउट डाइफ्रैक्शन? एंड डाइफ्रैक्शन में ये होता है कि जो लाइक उसको उसके सामने कोई और मीडियम आता है, उसमें से पास होके चली जाती है, लेकिन आई गेस कंप्लीटली नहीं पास होती है। और एंगल वो एब्स्ट्रक्शन के साथ टकरा कर दूसरी डायरेक्शन में नहीं चले जाती, जहां तक मुझे याद है। सपोज आपके पास एक टेबल है सर, मतलब कि आप कौन जनाब, आप कौन पहले सर मतलब कि पास हो। बेटा आपसे तो मैं बात ही नहीं कर रहा, वो तो हमसा एहसान कहाँ गई हैं? आपसे तो बेटा अभी बात ही नहीं कर रहे हैं ना, बात तो हमसा एहसान से हो रही। जिसको बुलाया जाए सिर्फ वही बोले ताकि डिस्टॉर्शन ना आए, बाकी बच्चे आसानी से समझ लें। हमसा एहसान बेटा, डाइफ्रैक्शन में ऐसे नहीं होता कि एक आपके पास वेव आई है या एक लाइट आई है, एक बीम आई है, वो टकरा के वो पेनिट्रेट ना करे, वो पास आउट ना हो, और वो टकरा के दूसरी डायरेक्शन में चले जाए, ऑपोजिट इन एंगल, ऑपोजिट इन डायरेक्शन में भी इन सेम एंगल, इसको नहीं कहेंगे डाइफ्रैक्शन? थोड़ा सा रिकॉल करवा दें। तो यही होता है रिफ्लेक्शन में तो वो एब्जॉर्ब करके नीचे से नहीं चले जाती दूसरे मीडियम में। थोड़ा सा याद आया आपको एफएससी वाला? नो मैम सर, वो तो रिफ्लेक्शन होता है। वो रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन क्या, रिफ्लेक्शन होता है वो होता है जो पास कर जाता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। ओके, बट अपना एंगल चेंज कर लेता है। यस, थैंक यू। रमीन अफजल। Ramin Afzal 16740. Nimra Talib 16724. Anyhow, everyone, please recall the concepts of diffraction, reflection, and refraction. These all are involved here. Absorption of X-rays. A larger item is more likely to absorb. Okay. So, किसका experience है X-ray करवाने का? Raise your hands, please, if you want to say something. किसका एक्सपीरियंस है एक्सरे करवाने का? बाजू का, टांग का, आमतौर पे बोन फ्रैक्चर के लिए करवाया जाता है। एनीवन हैज द एक्सपीरियंस? बड़ी बात है, सारी चीजें सलामत है आप लोगों की। फातिमा नूर 16729। जी सर। बेटा आप एक्सरे के बारे में, एक्सरे करवाने का कभी एक्सपीरियंस हुआ? नो सर। नो सर। कभी किसी का सुना हो, चाचे मामे फूफी ताई नानी दादी किसी का? जी सर सुना है।
अच्छा चलें, किसी बच्चे का एक्सपीरियंस नहीं है एक्सरे का? जी महानूर 16731। यस सर। क्या होता है उसमें? सर मेरी टांग टूटी थी तो तब मेरा लेग का एक्सरे हुआ था एक्सरे में इयर्स बैक। अल्लाह पाक आपको बेटा सेहत दे। एक्सरे में कुछ इस तरह होता है कि आप एक ऑब्स्ट्रक्शन कह लें या एक फॉयल कह लें, प्लीज म्यूट योर माइक महानूर। एक एब्स्ट्रक्शन या एक फॉयल होती है जिसके ऊपर बम्बार्डमेंट की जाती है। तो एक्सरे जो बीम है, जो एक्सरे है इन एक्चुअल, ये बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की होती है और ये पेनिट्रेट बहुत जल्दी कर जाती है। और ये जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं उनमें से बड़ी आसानी से गुजर जाती है, लेकिन ये जो हार्ड टिश्यूज होते हैं या बोन्स होती हैं, कैल्शियम होती है, उसमें से नहीं गुजर पाते। ये जो स्मॉलर आइटम्स होते हैं उसमें से बहुत इजीली गुजर जाती है, लेकिन जो लार्जर आइटम्स होते हैं उसमें से एक्सरेज नहीं गुजर पाती। तो जो बोन है, कैल्शियम है उसमें, और वो लार्जर आइटम्स है उसमें से नहीं गुजरती। तो जो आपका इर्द गिर्द सॉफ्ट टिश्यू है उसमें से गुजर जाती है। और अगर हट आपकी बोन में कहीं पे फ्रैक्चर है तो वहां से थोड़ी सी खला होगी, वो उस खला में से गुजर जाती है, और जहां से आपको बाद में बीम से बाद में वो फॉयल से पता चल जाता है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरेज इसी तरह है कि वो स्मॉलर आइटम में एब्जॉर्ब नहीं होती, लार्जर आइटम उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, स्मॉलर आइटम जो होता है उसको पास आउट होने देता है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास है एक्सरे डाइफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन इज अ वेव फिनोमेना इन विच द apparent bending and spreading of waves when they meet an obstruction in crystals, the regular spaced items x neutral grating। और ये डाइफ्रैक्शन का वही कंसेप्ट है जो अभी हमने थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश की थी, जिसमें ये डाइफ्रैक्ट कर जाते हैं डिफरेंट एंगल्स में, और पीछे कई मरतबा हमारे पास फॉइल में कुछ नहीं आता जब ये हैवी मेटल्स में से हैवी आइटम्स में से गुजरती हैं। देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्री डिफरेंट एक्सरे मेथड्स, or we will not deeply touch these methods because it is not much important in our course of proteomics. So we will have a look to these methods. These are Lau photography, rotating crystal methods, and powder photography. In Lau photography you have only static beam, but in rotating crystal method and powder photography it is not static one, it is dynamic, it can move, it can have variable angles. In Lau photography we have only one single angle. Suppose एक ही एंगल 14 का एंगल या 20 के एंगल के ऊपर ही तमाम की तमाम रेज जो है वो वर्कआउट करती हैं। लेकिन रोटेटिंग क्रिस्टल में जैसे कि वो नाम भी उसका बता रहा है, और पाउडर फोटोग्राफी में काफी सारे एंगल्स होते हैं जिससे बहुत सारा जो है डाटा वो कवर हो जाता है। जैसे एक्सरे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की डायमेंशंस होती हैं। एक्सरे डाइफ्रैक्शन मेथड में ये बिल्कुल हम डिस्कस कर चुके हैं। लॉ में ओरिएंटेशन आ जाता है, सिंगल क्रिस्टल्स हैं, पॉलीक्रोमेटिक होता है, बीम फिक्स्ड एंगल के ऊपर होती है। लेकिन रोटेटिंग क्रिस्टल्स में सिंगल होता है, कांस्टेंट होता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बीम है उसके वेरिएबल एंगल्स होते हैं। सेम विद द पाउडर वन, वी हैव मोनोक्रोमेटिक बट having beam with variable angles. Every method has its own positive and negative points. So in this diagram we are just going to summarize the concept of microscopy through lens. ये सपोज आप करें जो एरो है ये इलेक्ट्रॉन की बीम आ रही है, और ये ऑब्जेक्ट है जिसको आप चाह रहे हैं जिसका स्ट्रक्चर लेना या जिसका इमेज लेना। तो ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो टकराने के बाद अपनी एंगल्स को चेंज कर रहे हैं और वो जाके लेंस के ऊपर कोई ना कोई छाप छोड़ रहे हैं। उसके बाद उन तमाम डॉट्स को स्टडी करके एक इमेज जनरेट कर लिया जाता है जो कि पीछे इमेज है उसके बारे में अंदाजा लगाने के लिए। आमतौर पे ये जो अगर आप देख पा रहे हैं तो लेंस से पीछे पीछे का जो एक्सपेरिमेंट है ये वेट लैब का है, और जो लेंस के आगे और ये जो इमेज बनाना है ये कंप्यूटेशनल बायोलॉजिस्ट इसमें हेल्प करते हैं। वैसे तो जो एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने भी इतनी कंप्यूटेशनल बायोलॉजी सीखी होती है कि वो इसको परफॉर्म कर सकें। तो एटॉमिक लेवल के ऊपर अगर आप रेजोल्यूशन देखना चाहते हैं तो वेवलेंथ जो है वो कम से कम 1 आर्मस्ट्रॉन्ग जो है उसकी एनर्जी वो होनी चाहिए वेवलेंथ उस स्पेसिफिक एटॉमिक लेवल के ऊपर जाकर। तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी इज द मोस्ट कॉमन एक्सपेरिमेंटल वे टू डिटरमिन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स। अभी तक पीडीबी में जितने भी स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं वो ज्यादातर मोर देन 80% एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से सॉल्व किए गए हैं और बाकी 20% एनएमआर से किए गए हैं। हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में एनएमआर को भी कवर करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी जो है वो
टेक्निक काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही है प्रोटीन के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाने के लिए, आरएनए के स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए, डीएनए के स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए, प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शन को देखने के लिए, प्रोटीन लाइगेंड इंट्रैक्शन को देखने के लिए, और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के लिए एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी वाइडली जो है वो यूज़ हो रही है। जो बेसिक कंसेप्ट है उसका वो यही है कि बम्बार्डमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं और वो अपने एंगल को बदल के आगे एक फॉइल के ऊपर कुछ पॉइंट्स दे जाते हैं, कुछ डॉट्स लगा जाते हैं, उन डॉट्स को बाद में डीकोड किया जाता है और एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बना लिया जाता है। अगर आप लोगों को याद हो तो आपने गर्मियां तो काफी हैं, फैसलाबाद से जो लोग हैं वो जानते होंगे, बाकी तकरीबन सारी गर्म इलाके से होंगे। अदनान हाशिम, प्लीज अनम्यूट योर माइक। अदनान हाशिम 16714। फातिमा नूर। सर क्या कभी देखा है कि पानी पड़ा हो किसी जगह पर और वहां पर काफी ज्यादा धूप पड़े तो वहां पे वाइट वाइट सा हो जाता है, क्या कहते हैं आप उसको? फातिमा नूर। सर दोबारा रिपीट कर दें। कायनात 16741। 16741। नाइला अफजल 16758। यस सर। जी नाइला अफजल, कहीं पे पानी पड़ा हो और उसके ऊपर बहुत सारी धूप पड़े और वो पानी बुखारात बन के उड़ जाए तो नीचे कुछ वाइट वाइट सा रह जाता है, उसको क्या कहते हैं? सर सॉल्ट रह जाता है आई थिंक। सॉल्ट रह जाता है। वो सॉल्ट के एक्चुअली क्रिस्टल्स होते हैं, बहुत सारे लोगों ने उसको एक्सपीरियंस किया होगा। दैट्स इन एक्चुअल द क्रिस्टल्स। सो द बेसिक आइडिया इसी तरह है कि बम्बार्डमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, उसके बाद वो जो क्रिस्टल है उसके डॉट्स बन जाते हैं पीछे, और उन डॉट्स को स्टडी करके एक स्पेसिफिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो जनरेट कर लिया जाता है, जो कि आमतौर पे हम देखते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में होता है, 3 डायमेंशनल होता है। So here in this diagram we have this green bar that depicts that this experiment will be the experimental work and this portion will be the computational portion of the X-ray crystallographic analysis. So here we have the crystal. This is the crystal of salt, and salt has two different chemicals, you know, sodium and chloride. Sodium has positive charge and chloride has negative charge. In this grid, this is x-axis, y-axis and z-axis grid has green balls and yellow balls. The green balls are chloride in negative and having negative charge, and blue balls are sodium with positive charge. So this is the crystal of salt, if you can have a look to that one. So here we have different types of grids and different types of grids. So it is not much important, but for your just general knowledge, that if it is simple cubic, it will be like this way. If it is triangular, rectangular this way, hexagonal this way. So this is the different shapes of the grids and the crystals we usually have for different types of proteins or different types of chemicals. So protein can also crystallize in different proteins and different types of chemicals. Here we have insulin crystals in this figure, and it also has different hexagonal shape. Protein can also form crystals. We already discussed that. Here we just show the immunoglobulin binding domain, and the PDB entry is 1PGB24. That one, if you want to have a look to that. Then we have different molecules. If we have one molecule, then the crystal structure will be like this one in this box. If we have two molecules, it will be like this way, 8 molecules this way, and 15 molecules like this way. It is just to show you, just have to give you a sketch of crystals and how these crystals we can generate. It is not an easy experiment. In this slides you are just reading that, that's why maybe you can analyze that, or maybe you can think that it's an easy experiment. It's not an easy experiment. Usually researchers spend decades to get a good crystallographic structures, many years, 5 years, 10 years, so many money and so many time.
Applications of X-ray crystallography, usually we use this to differentiate crystalline and amorphous materials. This X-ray crystallography also used to determine the structure of different proteins and different crystalline materials, different interacting proteins. We can X-ray crystallography also help to determine the electron distribution within the atom and the movement of the atom and the different location of the items, electrons in the items. You can also use this X-ray crystallography to determine the orientation of a single crystal and how this crystal looks like. So sometimes this actually protein is in dynamic form, and this approach is for only static protein. So this is the drawback of this approach. In actually, we have many advantages of this approach and also the disadvantages. We are discussing so many advantages in actual, but the disadvantages do not interact very strongly with the lighter items. Caveats. What is the meaning of caveat? Anyone want to tell me? Caveat किसका लफ्जी मतलब क्या है? मुनीजा मकसूद 16745. यस सर। बेटा कैविट का लफ्जी मतलब क्या है? इंतबा। जी? इंतबा। थिंक द। इंतबा। ओके। राबिया कबीर 16750. यस सर। बेटा कैविट का क्या मतलब है? इंतशार। इंतशार। ओके। युसरा करीम 16707. जी सर। द प्रिंसिपल ऑथर ऑफ एन आर्टिकल, आई रिमेम्बर. बेटा कैविट किसे कहते हैं? सर ये लिमिटेशंस। लिमिटेशन। किसी भी लड़का कोई नहीं है क्लास में यार, कोई लड़का नहीं है क्लास में? अल्लाह अकबर। एनी बॉय, कोई लड़का, कोई नौजवान, कोई लड़का नहीं है? अच्छा मुनीजा मकसूद आप लड़का है, आपने हाथ खड़ा किया। जी बेटा। सर कैविएट का मतलब वार्निंग। वार्निंग, यस यू आर राइट। मैं समझा आप कहने लगे हैं कि मैं लड़का हूँ। कैविट का मतलब होता है वार्न करना, किसी चीज के बारे में उसे पहले ही बता देना कि इसके ये नुकसानात हो सकते हैं। कैविट का लफ्जी मतलब होता है वार्न करना। थैंक यू मुनीजा। So sometimes a protein will adopt a different structure in a crystal than it does in its natural environment. Crystallography gives you a static snapshot of the protein structure. As we already discussed, protein is always in dynamic form, and this approach is for the static snapshot of the protein. So sometimes we lose some important information because of this approach, but still this approach has much benefits. Usually, but not always, this snapshot corresponds to the protein average structure, but we have just a look of the protein. Usually scientists the scientists who work on a protein for more than 5 to 10 years, and if there is no X-ray crystallographic structure or any structure of that protein, but still that researcher have the concept of that protein in his mind, the sketch of that protein, because he was working on that protein, so he has the sketch that how this protein will look like. So if you have wrong structure from X-ray crystallography or X-ray or NMR or from computational means, maybe that researcher will deny or maybe refuse that structure because he was working on that. So because of these knowledge and other experiments, we can have a sketch of that protein. Or if the protein has other family members and have the predicted structures, reliable predicted structures, and you can use that structures for different experiments. Getting proteins to form crystals can be hard. Crystallographers sometimes work for decades to get good crystals of a particular protein. Anyone has any question? Any question, please raise your hand. We just summarize what is X-ray crystallography and X-rays. X-rays was just discovered by a German physicist, and he got Nobel Prize in 1901 because of this invention.
So after that, that rays was used for many different disciplines and for many purposes. Okay, how many X-ray crystallographic machines for three-dimensional structure of protein we have in Pakistan? Any idea? पाकिस्तान में कितनी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक मशीन्स पड़ी हैं थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन प्रोटीन के करने के लिए या आरएनए डीएनए की? एनी आइडिया? को गैस ही कर दें। निमरा शहजादी 16703। यस सर। बेटा कोई आइडिया आपको कि कितनी क्रिस्टलोग्राफिक मशीन्स हैं पाकिस्तान में प्रोटीन्स के लिए? maybe one. निमरा तालिब 16724। यस सर। बेटा कितनी मशीन्स हो सकती हैं पाकिस्तान में, अंदाजा कोई एनालिसिस? सर नो आइडिया। नो आइडिया। सादिया सलीम 16727। maybe 5. Maybe 5। उर्वा 16730। उर्वा 16730। नहीं पता। नहीं पता। महनूर 16731। महनूर। कायनात maybe 2. maybe 2। इरम रशीद सर 3. 3। अच्छा मतलब आप सिक्वेंशली जा रही हैं 1 2 3। हमसा एहसान आप 4 कह दें। हमसा एहसान I'm gonna go for 7. 7। You will go for 7। Okay, I will crack a one जी more बेटा। thing, ये डेटाबेस कौन सी है? ये बेटा क्रिस्टलोग्राफर्स की डेटाबेस है, ये कंप्यूटेशनल डेटाबेस नहीं है। ये जो वेट लैब के काम करते हैं उनके लिए। मैं एक जोक क्रैक करता हूँ और इसका जवाब देते हैं क्योंकि टाइम भी हमारा ख़त्म हो रहा है। तारक अजीज साहब का इंतकाल हो गया कुछ दिन पहले, अल्लाह उनकी मगफरत करे। तो उनका एक शो हुआ करता था नीलाम घर। तो एक शख्स सर पे टीवी उठा के जा रहा था। तो दोस्तों ने पूछा टीवी ला रहे हो? कहता मुझे नीलाम घर में से ना इनाम मिला है। उसने कहा किस सवाल पर? उन्होंने पूछा था बिल्ली की कितनी टांगे होती हैं? मैंने कहा था 6। मुझे उन्होंने टीवी दिया। तो उसका दोस्त कहता बिल्ली की तो 4 टांगे होती हैं। कहता मेरा जवाब करीब तरीन था, एक ने 10 टांगे कहा था, एक ने 15। सो यू आर गोइंग विद 7। सो किसका जवाब करीब तरीन है? यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में एक क्रिस्टलोग्राफिक मशीन हुआ करती थी, आज से 4-5 साल पुरानी बात है। और अगर आप आज अपने सैंपल वहां पे जमा करवाओगे तो तकरीबन साल के बाद या 1.25 साल या 1.5 साल के बाद आपकी बारी आती थी स्ट्रक्चर मिलने की। I heard that Nibji also bought a machine. I am not confirmed, but I heard that Nibji also have the machine now from last 2 years. So maybe we have 2 in Pakistan. Any question, anyone? Asma Taj. Yes, sir. Any question, beta? No, sir. समझ आई है लेक्चर की? जी सर। चलें, थैंक यू सो मच। और तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास कब होगी हमारी?